शिंदे जी ने खुद जाके देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आई थिंक प्रॉब्ली हैड अ मीटिंग विद अमित शाह दैट समथिंग ड्रास्टिकली हैज टू बी डन and if something comes out of this the way right at the moment with us from the Shiv Sena, the Eknath Shinde Sena, we've got Mr. Arun Sawant. Arun Sawant sahab, namaskar. नमस्कार सर. Arey, how are you sir? Lovely to see you again. क्या बात है sir? What a smiling lovely face. आई एम फाइन, आई एम फाइन. Wonderful, wonderful. मुझे लग रहा है आज आप गाड़ी में नहीं हैं. आज गाड़ी में नहीं हूँ. हाँ. आज ऑफिस में ही बैठा हूँ. आप लग रहा है किसी स्पा से आए हैं. बहुत अच्छी तरह मसाज करा करके बहुत अच्छा लग रहा है. मैं कोई किसी स्पा में नहीं जाता हूँ. सब नेचुरल. लवली. अरुण सावंत साहब ये बताएं कि ये जो आरक्षण जिसके ऊपर प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे, ये आरक्षण का जो मसला है, मराठा आरक्षण का, ये बड़ा पेचीदा हो गया है सर. मतलब अभी क्या है कि वो डिले की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से उधर से कुंभी समाज ने भी एक एजिटेशन शुरू कर दी है, धांगड़ समाज ने एजिटेशन शुरू कर दी है. अब इसका हल कैसे निकलेगा, उसके बारे में ज़रा समझाएं प्लीज़ अरुण सावंत साहब. देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी इसके ऊपर गठित की है. ये कमेटी अपना काम कर रही है. जैसे कि आपको मालूम ही होगा और पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि 30 दिन का हमने समय मांगा था, हमें 40 दिन का समय दिया गया. लेकिन ये जो मामला है इतना जटिल मामला है, ये 30 दिनों में कंप्लीट होने वाला काम नहीं है. सरकार ने कोशिश तो बहुत की, करेक्ट, लेकिन अभी भी वक्त लग रहा है. और सरकार, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इसमें दिन रात लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों में इसका हल जनता के सामने निकला हुआ आप सभी लोग देखेंगे. और जो भी हल निकलेगा वो मराठा समाज के हित में ही निकलेगा, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ. साहब कल दो दिन पहले जब दशहरा रैली था, एकनाथ शिंदे जी ने भाषण रोका. अपना भाषण रोक के उन्होंने सबके सामने एक कसम खाए, बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उन्होंने भाषण रोकते हुए जाके आशीर्वाद दिया. बोले कि मैं चाहता हूं कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में कुछ ठोस अभी निर्णय होना चाहिए. तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर चीफ मिनिस्टर को अपना भाषण रोक के छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 मिनट के लिए आगे जाके सर झुका के माथा टेक कर उन्होंने आशीर्वाद लेना. दैट वाज एक मैसेज दे रहा था कि मैं सिंसियरली काम कर रहा हूं. और फिर दूसरे दिन दोनों जो साहब कह रहे हैं कि चले गए दिल्ली, अमित शाह जी वगैरह सबसे मिलने के लिए. सुप्रिया साहिब तुले ने कहा कि अगर एवरीबडी, सबको वो एक शॉकिंग चीज था. तो क्या, हाउ सिंसियर इज द चीफ मिनिस्टर सर? सावंत साहब. यस, यू आर सेइंग वेरी ट्रूली. जिस प्रकार से लाखों लोगों के सामने दसरा मेलावा में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, सच्चे दिल से कह रहा हूं और खून के आखिरी कतरे तक मैं मराठा समाज के हित के लिए लड़ूंगा. और ये जो आरक्षण है वो टिकाऊ आरक्षण देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी. हमारी सरकार दोगलापन नीति नहीं अपनाएगी. और जिस प्रकार से हमने इसके पहले भी, आपको मालूम होगा, हाईकोर्ट में टिकने वाला आरक्षण हमने दिया था, लेकिन कुछ कारणों से कुछ कमियां रह गई थी और वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फेल हुआ था. वैसे इस बार नहीं होगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा समय और लगेगा. और मुख्यमंत्री जी ने यही बात साफ पद्धति से लाखों लोगों के सामने छाती ठोक कर कही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाकर कही थी, क्योंकि उनके मन में सच्चाई है और इसलिए उन्होंने यह बात कही थी. लेकिन यहाँ पर सावंत साहब, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूँ, अलग बात पूछ रहा हूँ, और ये मैं हर एक से पूछता हूँ, मतलब कोई ऐसी बात नहीं. और मराठा समाज के भी बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी पूछा है कि भाई आपको अगर रिजर्वेशन मिल जाएगा तो क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन, व्हाट, उसके बाद क्या. सावंत साहब, मिस्टर सावंत. यस, मैंने कहा कि अगर रिजर्वेशन मिल गया, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई या कुछ और मिल गया, उसके बाद क्या, वेयर आर द जॉब्स? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है जी कि सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलने वाला है जी. इस देश में और इस राज्य में अलग अलग जगह पर नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए, करवानी पड़ेगी. उद्योग को यहाँ पर आकर्षित करना पड़ेगा.
और वही काम पिछले 1 साल में इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथराव शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अभी आदरणीय अजित पवार जी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ महीने पहले से आप देखेंगे तो अलग अलग उद्योग इस महाराष्ट्र में आकर्षित हो रहे हैं और अलग अलग नौकरियों के अवसर इस महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, ताकि रिजर्वेशन का और नौकरियों का मेल जो है वो साध सके। जी, वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि क्या है कि पिछले 70 साल से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निग्लेक्ट किया गया, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनने दिया गया। आज की तारीख में डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, कहने की हद नहीं। सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में, वो नहीं हुई। तो क्या सरकार उसके बारे में सोच रही है, अरुण सावंत जी? सरकार इस मामले में सजग है। एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आखिरी आदमी तक, आखिरी बच्चों तक जाकर मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाओं के ऊपर काम कर रही है। फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है। फ्री में बच्चों को अच्छा सकस आहार कैसे मिले उसके लिए कोशिश करें, क्योंकि इस राज्य की और इस देश की युवा पीढ़ी अगर बनी तो ये देश बनेगा। यह इस देश की और इस राज्य की, मतलब हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर काम कर रही है, और जो नीतियां वो ला रही वो युवाओं के हित में जा रही है, ये आप देख ही रहे होंगे और उसका नतीजा कुछ ही सालों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सावंत साहब, यहां पर एक बहुत बड़ी अहम चीज है। क्या है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका इंजन जो है, असली इंजन जो है उसका, वो महाराष्ट्र है। वो महाराष्ट्र अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो भारत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। भारत की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आज की तारीख में जितने आंदोलन चल रहे हैं वो राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था और अस्थिरता का अगर माहौल रहेगा तो वो भारत को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही। देखिए, इस महाराष्ट्र ने इसके पहले भी कई बार देश को संभाला है, संवारा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफी मजबूत पिछले कुछ महीनों से बन गई है। आपके नॉलेज के लिए और देश के नॉलेज के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र जीडीपी में, आर्थिक व्यवस्था में कुछ महीनों पहले, मतलब जब पिछली सरकार थी उस वक्त हम 3 नंबर पे थे, अभी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर जाने की कगार पर खड़ी है। और इसीलिए इस महाराष्ट्र में उद्योग के नए नए अवसर उद्योगपतियों को मिल रहे हैं और महाराष्ट्र का जीडीपी भी मजबूत बनते जा रहा है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करती रही है और रहेगी। प्रदीप जी, सावंत साहब, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट कभी-कभी ट्रिपल इंजन मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन इज फैंटास्टिक, इट वाज हैपनिंग टिल नाउ। मगर अभी जिस प्रकार से एक चीज अलग, ऐसा लग रहा है कि 3 इंजन इज महाराष्ट्र देश को अलग अलग हिस्से पे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अजित पवार जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी और फडणवीस साहब गए दिल्ली, मतलब मुझे पूछ के नहीं गए पत्रकार लोग को, तो इस प्रकार से नोबडी आस्क्ड मी फॉर गोइंग। और फिर अजित पवार जी 1 दिन 2 दिन पहले कहना कि जातीय जनगणना करना बहुत जरूरी है, जातीय जनगणना 1000 करोड़ अगर हमको खर्चा करना पड़े वो खर्चा करके जातीय जनगणना करना चाहिए। नाउ अलग अलग देन फडणवीस साहब जी तो अलग स्टेटमेंट दे रहे, हमको जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के करना पड़ेगा, उसको चैलेंज। तो ये, मगर एकनाथ शिंदे डायरेक्ट है कि मैं आपको दूंगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अलग अलग एक डायरेक्शन जिस प्रकार से जा रहा है, शिंदे साहब की तरफ से टोटल होप्स जा रहा है कि अभी होगा, फडणवीस साहब संविधान की बात करते हैं, अजित पवार जी बैलेंस करके बोलते हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस डायरेक्शन सावंत साहब? इज इट गुड, सेंडिंग द राइट मैसेज? देखिए, तीनों जो हमारे एक तो मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री, ये जो तीनों है एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से विचार विनिमय कर आगे चल रहे हैं। तीनों में अच्छा तालमेल है। तो विरोधी पार्टियों का कहना है कि 3 इंजन जो है वो बराबर काम नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, और विरोधी पार्टियों का वो काम है वो अच्छी तरह से निभा रहे। लेकिन ये जो सरकार है इस महाराष्ट्र की इस वक्त काम कर रही है,
वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, वो प्रोजेक्ट पिछले 1 साल में हमने शुरू किए और कंप्लीशन की ओर बढ़ गए। ये इस सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए विरोधी पार्टियां कई प्रकार के आरोप कर रही है। ये बात सही है कि जनगणना ओबीसी की, मराठाओं की होनी चाहिए, तो ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी जाति को कितना बेनिफिट मिल रहा है और कौन सी जातियां अभी भी आरक्षण से वंचित है। इसके लिए जो मांग हो रही है कोई गलत नहीं है। हर जाति को ये लगता है कि हमारी जाति को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण का फायदा सभी पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, आर्थिक पिछड़े वर्ग को भी मिलना चाहिए। और जो अभी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कई हजारों जातियां हैं, उन जातियों में कुछ जातियां जो है उनको बेनिफिट मिलता है और कुछ जातियां बेचारी अभी भी इस बेनिफिट से वंचित है। तो जब जनगणना होगी अलग अलग जातियों की, तो उसमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी जाति को कितना परसेंटेज का बेनिफिट आरक्षण से मिला है और कौन सी जातियां अभी भी वंचित है। तो उसमें उस वक्त अगर जनगणना ठीक से हुई तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि 4 प्रकार का वर्गवारी होगी उसमें, और फिर उन 4 प्रकार की वर्गवारियों में अलग अलग जातियों को बिठाया जाएगा और सभी प्रकार की जातियों को उनकी लोक संख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ये जो काम है, ये जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल प्रक्रिया है। वो तुरंत होने वाली प्रक्रिया है नहीं, लेकिन काम उसके ऊपर चलना चाहिए। और महाराष्ट्र की अब जो सरकार है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो इसके ऊपर काम कर रही है। सावंत रिजल्ट साहब, महीनों में आपको दिखाई देगा। सावंत साहब, मैं चाहूंगा एक छोटी सी चीज आपसे एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है मेरी, व्यक्तिगत, पर्सनल। सर, आज की तारीख में जो मराठा आरक्षण के आंदोलन को लेकर कई लोग अपनी जान ले रहे हैं, कई लोग अपना क्या कुछ कर रहे हैं, मैं चाहूंगा प्लीज आप हमारी चैनल के माध्यम से अभी इसी वक्त मराठी में उनको अपील करें कि उनका सब काम हो रहा है, उनको कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज गो हेड सर, मराठी में बोलें सर प्लीज। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। जैसा कि आपने कहा, मैं आपके इस चैनल के द्वारा महाराष्ट्र के सभी जनता से अपील करता हूं, मराठा समाज के, ओबीसी समाज के, धनगर समाज के और बाकी सब समाज के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि ये जो सरकार है, अलग अलग प्रकार के आरक्षणों के ऊपर उनका पढ़ाई चल रहा है, काम चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी अलग समाज के आरक्षण को कोई भी टच ना करते हुए हम मराठा लोगों, मराठा जाति को आरक्षण देने की पूरी सच्चे दिल से कोशिश करेंगे। आप कोई भी गलत कदम ना उठाए, इस महाराष्ट्र को शांतिपूर्वक जो उनका विकास का काम अभी सरकार के द्वारा चल रहा है उसमें सहायता करें। हम किसी भी समाज के आरक्षण को टच नहीं करेंगे, ऐसा शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सरकार ने दिया है। बस आप उनको वक्त दे दो और इंतजार करो कि ये सरकार क्या दे रही है, क्या देने की कोशिश कर रही। हमारी सरकार की बातचीत केंद्र सरकार के साथ भी चल रही है, लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के कारण कुछ वक्त तो लगेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के जनता को मैं आह्वान करता हूं कि कृपया आप शांत तरीके से अपना जो आंदोलन है वो जारी रखें, क्योंकि वो आपका हक है। सर, मराठी में महाराष्ट्राच्या जनतेला मी आवाहन करतो, मग त्यामध्ये सर्व प्रकारची जनता आली, मराठा समाज आला, ओबीसी समाज आला, धनगर समाज आला आणि इतर समाज आले। सर्व समाजाच्या लोकांनी डोकं शांत ठेवून आपापलं आंदोलन करावं, कारण आंदोलन करणं हा तुमचा हक्क आहे, आपले अधिकार मिळवणं हा तुमचा हक्क आहे आणि तुम्हा सर्वांना तुमचे अधिकार देणं हे या सरकारचं परम कर्तव्य आहे। आणि या सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी याच्यावरती मन लावून काम करत आहेत, सच्चा मनाने काम करत आहेत आणि केंद्र सरकारशी सुद्धा त्यांचा विचार विनिमय सुरू आहे। तेव्हा कोणत्याही समाजाने चुकीचं पाऊल टाकू नये आणि या महाराष्ट्राची
जी काही शांतता आहे ती भंग होऊ नये, कोणीही आपल्या जीविताला धोका पत्करेल असं कोणतेही कार्य करू नये आणि कोणाच्याही खास करून विरोधकांच्या ज्या खोट्या भूलथापा आहेत, आणखी जे मराठा समाजाचं आंदोलन चिघळण्याचा प्रकार काही लोक करत आहेत, ओबीसी समाजाला भडकवण्याचं काम करत आहेत, धनगर समाजाला भडकवण्याचं काम करत आहेत, कृपया अशा लोकांपासून आपण सावध राहावे आणि शांततेच्या मार्गाने आपण आंदोलन चालू ठेवा, अशी मी आपणास या सरकारतर्फे सरकारचा एक प्रतिनिधी म्हणून, शिवसेनेचा एक प्रवक्ता म्हणून हात जोडून आपणास विनंती करीत आहे. प्रदीप जी. सावंत साहब, ड्यूरिंग द दशहरा रैली उद्धव ठाकरे जी ने बार बार जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चंद्रचूड खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आया है, मगर चंद्रचूड अपने मेहनत से चीफ जस्टिस बना है, मगर उनके जो डिसीजंस हैं वो लोगों को समझना चाहिए कि वो न्यूट्रल है, और आगे जाके उद्धव जी ठाकरे जी बोलते हैं कि आगे जाके इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, तो यही मैं प्रार्थना करता हूं. तो उद्धव, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जी क्या कहना चाहते हैं, कि उनके तरफ जस्टिस नहीं हो रहा है, कि जो उन्होंने यहाँ पर मूव किया वो स्पीकर रोक के रखा है, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी वक्त जा. हाउ डू यू सी उद्धव जी इज रिएक्शन, सावंत जी? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं कहूंगा कि जुडिशियरी के ऊपर शक व्यक्त करना ये उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इस राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके, एक पार्टी के वो प्रमुख नेता है, और ऐसी व्यक्ति उनके फेवर में जब डिसीजन आता है तब वो खुश रहते हैं, तब उनको जुडिशरी सही लगती है, और अगर उनका जब गलत रहेगा कोई बात तो गलत डिसीजन वो आएगा ही ना. जुडिशरी, यहाँ की इस देश की जुडिशरी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, इस राज्य की जुडिशरी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है. यहाँ की न्याय व्यवस्था पूरी स्थितियों का अभ्यास करके जो सही होता है उसके ऊपर न्याय देती है, और वो न्याय व्यवस्था जब न्याय देती है तो न्याय हमारे खिलाफ में हो या हमारे विरोध में हो या हमारे साथ हो, उसको मानना चाहिए. उसके ऊपर शक व्यक्त करना ये उचित नहीं होता, और उद्धव ठाकरे जी जैसे व्यक्ति ने ऐसी बात भविष्य में कभी नहीं कहनी चाहिए, मैं इस चैनल के मार्फत कहना चाहूंगा. सावंत साहब, आपसे एक और सवाल. आप खुद शिवसेना से हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ भी थे, हमने तो पूरी शिवसेना इकट्ठे देखी है. क्या आगे चल करके ये हो सकता है कि सब लोग एक हो जाएं दोबारा? देखिए सर, राजनीति में कब क्या होगा इसका कोई अंदाजा आज आप नहीं लगा सकते हो. राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता है, और कोई किसी का हमेशा के लिए दुश्मन भी नहीं होता. तो इस वाक्य से आपको जो समझना है आप समझ ले सकते हैं. नो, ये आदित्य ठाकरे जी बार आज फिर उन्होंने ट्वीट कर माध्यम से रोड स्कैम, फर्नीचर स्कैम, इंक्वायरी झालाच पाहिजे, बीएमसी इंक्वायरी का चालू कर दिया है, मैं अपेक्षा करता हूं फ्री एंड फेअर इस प्रकार से होगा. ये वही घटने बाहेर सरकार आहेत, खोके सरकार आहेत. तो आप ये बार करप्शन चार्ज जो शिंदे साहब पे लगा रहे आदित्य ठाकरे जी, तो आप कैसे इसको, हाउ यू गोइंग टू डिफेंड दैट? सर, आदित्य ठाकरे अभी भी एक बच्चा ही है, उसको अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है. उसे उसके पिताजी के कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था, इसका मतलब वो अनुभवी नेता बन गया ऐसे नहीं होते. इसीलिए गलत बयानबाजी हमेशा अलग अलग चैनल के ऊपर वो करते रहते. अभी उन्होंने कहा है कि सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी बात है, इंक्वायरी अगर होनी चाहिए तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, कुछ दिनों पहले कैग ने सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी 1200 करोड़ का बीएमसी में घोटाला हुआ. अभी इसकी इंक्वायरी आदित्य ठाकरे मांग रहे तो अच्छी बात है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और होकर भी रहेगी. और इस इंक्वायरी में आपके नॉलेज के लिए, पूरे देश के नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संजय राउत जी के करीब दोस्त, आदित्य ठाकरे जी के करीब दोस्त और उद्धव ठाकरे जी के सगे संबंधी, इन सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. किसी को खिचड़ी पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया,
किसी को बैग पहुंचाने का काम दिया, किसी को दवाई पहुंचाने का काम दिया गया, किसी को कोविड के तंबू बांधने का काम दिया गया। हर एक कंपनी में बोगस घोटाले हुए। जो कंपनियां कुछ दिनों पहले स्थापित हुई, मतलब कल कंपनी बन गई और आज उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऐसी कई कंपनियों के नाम सामने आए। मैं आपको कुछ एक दो नाम पढ़कर दिखाता हूं। जैसे कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल, एक पूरी की पूरी फर्जीवाड़ा कंपनी बनाई गई और इस कंपनी को कोई कामकाज का अनुभव नहीं था। इस कंपनी में आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान, इनके ऊपर ईडी ने आरोप किया है। सुजीत पाटकर नाम के एक आदमी जो संजय राउत के करीबी मित्र संजय राउत जी के, उसी प्रकार से अपने सगे संबंधियों को उद्धव ठाकरे जी ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अभी इसकी अगर इंक्वायरी हुई तो इन लोग कहां जाएंगे, ये आप ही बताइए अभी हमें। बस ये क्या है, जनता की आंखों में धूल फेंकने का और ये चित्र निर्माण करने का कि हम साफ है। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार अगर ये सारे घोटाले बाहर आए तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और सावंत साहब, आदित्य ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे जी भी शायद दशहरा में ये बोल रहा था कि मैंने बीकेसी में कोविड हॉस्पिटल बनाया था, मगर ये सरकार वो कोविड हॉस्पिटल को डिसमेंटल करके बुलेट ट्रेन बना रहा है वहां पर, तो इसमें किसको फायदा हो रहा है? यहाँ से गुजरात हर चीज को पहुंचाने के लिए ये सब काम हो रहा है, ये देश विरोधी काम कर रहा है, महाराष्ट्र देश विरोधी काम कर रहा है, ये पूरे बिजनेस यहाँ से बाहर निकालने। तो ना, हाउ डू यू रिएक्ट टू सच अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट? कोविड हॉस्पिटल को डिसमेंटल कर दिया है जो बीकेसी में थे और वहां पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चालू कर दिया है ना, क्या लोग इमोशनली हो जाएंगे अटैच्ड इसमें? देखिए, इस महाराष्ट्र की जनता को सब सच मालूम है। महाराष्ट्र की जनता कोई मूर्ख जनता नहीं है। मैं महाराष्ट्र की जनता का रिस्पेक्ट करता हूं। महाराष्ट्र की जनता को क्या सच और क्या गलत इसका अंदाजा है। इस महाराष्ट्र की सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने पिछले 14 महीनों में जो विकास के कार्य किए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, जो योजनाएं यहाँ पर लागू की, वो उस सभी का अंदाजा है। और इसीलिए कल जो हमारी दशहरा रैली हुई, उस रैली में अगर आप यहाँ तो नहीं थे लेकिन आपने अलग अलग चैनलों के ऊपर देखा था, मैं खुद वहां पर मौजूद था, लाखों की संख्या में समुद्र वहां पर उमड़ आया था। पूरा का पूरा आजाद मैदान भर गया था और आजाद मैदान के चारों ओर पूरे रोड जाम हो गए थे। ये परिस्थिति उस वक्त होती है जब उस राज्य की जनता उस सरकार के मुख्यमंत्री को, उसके कार्य को सराहती है। उसी वक्त ऐसा माहौल दिखने में आता है। उसमें फिर आदित्य ठाकरे कुछ भी बड़बड़ करे या आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कुछ भी बोले और बड़बोले संजय अपने राउत, वो तो कुछ भी बोलते हैं। उनकी भाषा के ऊपर, उनकी जीवा के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा है। वो हर नई भाषा का, हर नए शब्द का वापर करते, लेकिन महाराष्ट्र की संस्कृति को ये मंजूर नहीं है। अपशब्द फिर वो किसी भी पार्टी कहे, फिर चाहे वो मेरी पार्टी का नेता हो, चाहे आपको मंजूर नहीं है। तो सावंत साहब, आज वो फिर कंट्रोवर्सी हुआ, मनीषा काइंडे जी ने कुछ फोटोग्राफ जितेंद्र अवार्ड जी के दिखाए थे कि जितेंद्र अवार्ड जी ड्रग पेडलर्स के साथ है। फोटो बहुत जबरदस्त तरीके से, सुप्रिया सुले जी का शायद फोटो थे ड्रग पेडलर्स के साथ। क्या इसका इंक्वायरी होगा? आज जितेंद्र अवार्ड जी ने कुछ और फोटोग्राफ दिया है कि देखो पराग संघवी स्कैम बिल्डर है, ये स्कैम बिल्डर छोटा राजन के साथ में काम किया है, मीन छोटा राजन एसोसिएट है, पराग संघवी और एकनाथ शिंदे जी हमारे चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब कैसे आप कैसे देखते हैं चीज को? क्या इसमें ये सिर्फ बातें हैं या इसमें कुछ तथ्य हैं, या सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को डिफेम करने के लिए इस प्रकार से बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ फोटो कल मैंने भी देखे थे। आदरणीय एक्स मिनिस्टर, अभी आपने जो नाम लिया वो, और अपनी खासदार सुप्रिया सुले जी, उनके कुछ फोटो हमने कुछ लोगों के साथ देखे थे जिनका नाम पिछले जो ललित पाटिल वगैरह जो प्रकरण था ड्रग्स का, उनके साथ वो लोग दिखाई देते थे और वही लोग इनके साथ थे फोटो खिंचवाने में। लेकिन जब तक आप कोई भी चीज पुरावे के साथ नहीं कहते तब तक कोई बात कहना गलत होगा।
और हमारे जो मुख्यमंत्री जी आपने कहा उनके साथ भी कुछ फोटो, लेकिन देखिए नेता लोग जो होते हैं उनके साथ कभी कभी कई लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, जिसका पता उनको भी नहीं होता कि मेरे बाजू में फोटो खिंचवाने वाला आदमी कौन है। लेकिन तथ्यों के साथ आरोप करना उचित होगा, और मैं ऐसे आरोप कभी किसी के ऊपर करता नहीं हूं। जब मेरे पास कुछ पेपर हो, पुख्ता सबूत हो, तभी मैं बात करता हूं। वंडरफुल। लेकिन सर आप ये बताएं कि अभी आगे क्या? देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी तो गए दिल्ली, अजीत दादा पवार कहते हैं कि भाई मुझे तो बताया ही नहीं। तो सर ये आपको लगता नहीं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में? वेरी फ्रैंकली मतलब देखिए साहब, देखो एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले सर। मैं कहता हूँ बताया कि नहीं बताया वो अलग बात है, इट्स नॉट अ रेलेवेंट थिंग। लेकिन क्या है कि इस बात का बतंगड़ बन जाता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो आपको लगता नहीं है कि कोई एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पैदा ना हो? राहुल साहब, हर बार ऐसे नहीं होता है। हर बार अगर आप ये कहेंगे या विरोधी पार्टियां ये कहेंगी कि तीनों ये मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ हाथ में हाथ डाल के घूमने चाहिए, तो ये पॉसिबल है? इस राज्य की सरकार चलानी है हमें, और अच्छी तरह से चलानी है। हम हर बार अगर ये सोचेंगे कि मिलकर ही घूमेंगे सब जगह पे, तो ये विरोधी पार्टियां जो थी अभी है हमारी, जो पिछले कुछ साल पहले राज्य में थी, सत्ता में थी, वो काम करती होगी शायद, इसीलिए आज जनता ने उनको नकारा। हमारा हर एक मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री सक्षम है अकेले अकेले काम करने में, और जब हमारी कैबिनेट होती है हमारे सारे मंत्री एकजुट होकर कैबिनेट में बैठते हैं, विचार विनिमय करते हैं और निर्णय लेते हैं। तो विरोधी पार्टियों को जो मन में आया वो कहने दो, हम उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री ऐसी बातों को मतलब खड़ा भी नहीं करते विरोधी पार्टियों के, उनको जो बोलना है वो बोलते रहने दो, हम काम करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं और करके दिखाते। और यहाँ पर चलते प्रदीप जी एक सेकंड ना, वन वेरी स्मॉल थिंग, नॉट अ स्मॉल थिंग एक्चुअली, इज क्वाइट बिग। वो नांदेड़ के जो हॉस्पिटल में हुआ और संभाजी नगर में जो हुआ, उसकी जो इंक्वायरी बैठी हुई है, तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और क्या उस स्थिति को अब बदला जा रहा है? क्योंकि एक बजट तो सैंक्शन किया गया था दवाइयों के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है। उस विषय के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं। जरूर जी बताएं। जरूर है जानकारी मेरे पास, और आपको मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट कुछ दिनों पहले आपके साथ डिबेट में मैं था, उस वक्त आपने पूछा था, उसके बाद अभी काफी समय गया, मैं समझा था कि आप शायद उस घटना को भूल गए रहेंगे। नहीं सर, मैं नहीं भूलता, लेकिन मैं भूलता नहीं। आप भूले नहीं जी। मैं आपको कहता हूं कि सरकार ने उस घटना को ध्यान में रखते काफी निर्णय लिए। आपको एक ताजा एग्जांपल मैं बताता हूं, मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, उस सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट ने स्पेशल एक बजट सैंक्शन किया है, और उस बजट के द्वारा उन हॉस्पिटलों में दवाई या साफ सुथरापन, उस पेशेंटों के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, ये सारी योजनाएं कल ही डिक्लेयर हुई यहाँ पे, और उसको पर अमल भी शुरू किया हमारे महानगर पालिका के आयुक्त ने। और वो जो घटना थी उसके ऊपर हमारे जो पहले क्या था कि एक ही जो मिनिस्टर होते हैं उस डिपार्टमेंट का वही सारी खरीदारी करता था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी ने तुरंत निर्णय लिया कि उस एरिया के जहां हर एक जिला का जो जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, उस कलेक्टर को उन्होंने अधिकार दिए कि आप भी सर्टेन अमाउंट तक वहां पे उस हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए जो पैसा खर्च करना है वो आप तुरंत कर सकते हैं, आपको किसी के परमिशन की या मिनिस्टर के परमिशन तक रुकने की जरूरत नहीं। उस हॉस्पिटल में जो भी असुविधा है उनके लिए पैसा खर्च आप डायरेक्ट कर सकते हो, दवाई आप डायरेक्ट खर्च कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल का जो डीन है उसको कुछ अधिकार दिए गए, वो भी खर्च कर सकते हैं, ताकि वो डिपार्टमेंट तक जाएगा, मिनिस्टर तक जाएगा, वो पेपर घूमते रहेंगे। वो सारी जो बातें थी जो पिछले सरकार करती थी, वो सारी बातें इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी। और अभी जो दिक्कतें उस वक्त थी, वो उन दिक्कतों में सुधार आते दिखाई दे रहे हैं, और एक अच्छा निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसके लिए मैं उनकी आपके इस चैनल के मार्फत भी सराहना करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं। Wonderful. Pradeep ji. I think tomorrow Prime Minister is in Shirdi.
सावंत साहब, और प्राइम मिनिस्टर आज लेट इवनिंग को ट्वीट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि महाराष्ट्र डेवलपमेंट, जो साहब ने बोला कि महाराष्ट्र डेवलपमेंट विल पुश भारत डेवलपमेंट, मोदी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, जिस प्रकार से स्पेशल एम्फेसिस ऑन ट्रांसपोर्ट इन महाराष्ट्र, प्रोग्रेस के बारे में बात किया और आखिर में सोशल जस्टिस से कदम किया है। तो मुझे आपसे पूछना था, कुछ सरप्राइज है क्या? शिंदे साहब गए थे दिल्ली में, फडणवीस साहब गए थे दिल्ली में, जारंगे पाटिल जी बोल रहे हैं कि बहुत विश्वास है चीफ मिनिस्टर पे, और मोदी साहब का एक ट्वीट है जिसमें सोशल जस्टिस के बात कर रहे, जिक्र कर रहे लेट इवनिंग। तो क्या इज महाराष्ट्र इन फॉर सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज जो होता है वो डिक्लेयर होने से पहले कहना उचित नहीं होगा। और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, इनके सरप्राइज के ऊपर मैंने बात कर सकता हूं। लेकिन इस महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में, मराठा समाज के हित के बारे में, मराठा आरक्षण के बारे में सरप्राइज जरूर आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। इस महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, इस देश की जनता को भी अलग अलग प्रकार के सरप्राइज मिलेंगे आने वाले कुछ महीनों में। ये भी बात मैं जरूर कहूंगा। आपको तो मालूम ही है, जब से ये केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई और इस महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और पवार साहब, हमारे अजित पवार जी आए, तब से इस महाराष्ट्र के विकास की गति बढ़ गई है। देश के बारे में अगर कहा जाए तो कई ऐसी योजनाएं हुई जो अनहोनी थी, वो सारी बातें होनी में बदल दी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे 500 सालों से चला आ रहा राम जन्मभूमि का विवाद खत्म हो गया, धारा 370 को खत्म हो गई, G20 जैसा भव्य आयोजन हमारे देश ने उसका चेयरमैन पद स्वीकार कर, अध्यक्षता स्वीकार कर करके दिखाया, पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगाया, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया। कई ऐसी घटनाएं जो पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने इस महाराष्ट्र सरकार का हाथ पकड़कर करके दिखाई है। और इसीलिए इस देश की जनता और इस महाराष्ट्र की जनता केंद्र सरकार के साथ है और केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ है। क्या बात है, Wonderful, Fantastic. absolutely wonderful. जबरदस्त। Real pleasure talking to you, sir. Real pleasure talking to you. This is really and truly wonderful. नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय Thank you, महाराष्ट्र, sir. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। Now that's really nice. That's really nice. Fantastic. And I do remember Maharashtra is actually India's engine. बिल्कुल, Which is I didn't know this about the new budget allocation for Mumbai hospitals. For that we must thank Mr. Fantastic, Samant. yes. But there's only one problem. The recruitment of doctors and support staff. There's nothing. There's no word on that. Now we are spending on infrastructure. We may be spending on medicines. We may be spending on other things related to the hospital. But unless you have competent doctors and nurses and support staff, you can't really function properly as a great medical team. Now, I hope they're doing something about that. That's the only thing I can. So we don't wait for a disaster to That's right. improve things. It should come naturally. Yes, but at least the chief minister is looking at it, and the chief minister is taking drastic action. Because till now there have been so many other disasters in Maharashtra, even during the time when Mr. Uddhav Thackeray was the chief minister. But then, of course, he had to face the biggest disaster, which is COVID, which happened during his time. 2 years out of his 2.5 years was spent in combating COVID. So, and then in any event, the internal politics of all political parties, as they take over, they took over, and if you are not able to hold on to your flock, well, then you end up being Mr. Uddhav Thackeray, and your government falls right under your feet. But I'm very, very happy that Mr. Shinde is taking very, very quick decisions. And as you said, And he's Pradeep ji, keeping his flock together. and Pradeep ji, as you said, I hope, really and truly hope, the Prime Minister announces something tomorrow. कि प्रधानमंत्री जी कल शिरडी आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कल The hint of social justice, including in this tweet, is it gives a lot of hope that something is going to happen. But then knowing the Prime Minister, nothing may happen. He's not the sort of chap to give anything away. कुछ मतलब बड़ा मुश्किल है वर्कआउट करना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट कल आकर के शिरडी से वो करेंगे. In the meantime, please do subscribe to the channel. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें,
एंड डू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डू सेंड इन योर रिस्पॉन्सेज, आप अपने कमेंट ज़रूर भेजें चैनल में, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, एंड आई वुड लव टू, प्रदीप जी एंड आई वुड लव टू रीड आउट योर रिस्पॉन्सेज राइट ओवर हियर। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।